हेलो फ्रेंड्स। और मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कल जैसे कि आप जानते हैं कि परसों जो पेपर है उसका जो 4th पेपर है हमारा भारतीय शैक्षिक पद्धति का इतिहास, जो DTU विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित पेपर है, और उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने जा रहा हूँ। वैदिक शिक्षा को हिंदू शिक्षा या ब्राह्मणी शिक्षा कहते हैं, और प्राचीन काल में शिक्षा को चतुर्थिक विकास के रूप में माना गया है। विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। और जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी यह राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, यह निःशुल्क थी, और आय के स्रोत में दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा थे। शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। प्राथमिक जो शिक्षा थी डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार यह विद्यारंभ संस्कार से आरंभ होती थी, और यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य थी। इसकी अवधि 5 वर्ष के आसपास थी, और लगभग ये 6 वर्ष के आसपास स्टार्ट होती थी। और प्रारंभिक शिक्षा ऐसा माना जाता है कि यह परिवारों में संपन्न होती थी, जबकि उच्च शिक्षा उपनयन संस्कार से स्टार्ट होती थी, और यह 8 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे गुरुकुल में प्रवेश करते थे, और शिक्षा की समाप्ति 25 वर्ष की आयु के पश्चात यह समापवर्तन संस्कार के साथ समाप्त होती थी। और ऐसा माना जाता था कि भारतीय शिक्षा को उस समय या भारतीय समाज व्यवस्था में जो संपूर्ण भारत को जो आयु का निर्धारण किया गया था, आयु के आधार पर आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले जो आता था वो ब्रह्मचर्य, फिर आता था आपका ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आता था, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये 4 अवस्थाएं थी। जो वैदिक शिक्षा में शिक्षा के जो उद्देश्य थे उसमें स्वास्थ्य संरक्षण तथा समृद्धि, ज्ञान का विकास, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, नैतिक तथा चारित्रिक विकास, जीविकोपार्जन तथा कला कौशल की शिक्षा प्रदान की जाती थी। आध्यात्मिक उन्नति भी की जाती। वैदिक जो शिक्षा थी वो परा और अपरा 2 भागों में विभाजित थी। परा परलोक के लिए और अपरा इसी लोक के लिए थी। और वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन ये सब परा के अंतर्गत आते थे, और जबकि इसी लोक के लिए, भौतिक संसार के लिए आपको है ना, रंगाई पुताई से लेके काष्ठ कला, प्राणी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, तत्वशास्त्र, भौतिक शास्त्र, आयुर्विज्ञान, व्यायाम, है ना, तमाम प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप थे जो इसी लोक से संबंधित थे। अब हम शिक्षण विधियों के क्षेत्र में जाएं तो अनुकरण विधि थी, आवृत्ति विधि थी, कंठस्थ विधि थी, व्याख्यान विधि थी, दृष्टांत विधि थी, कथन प्रदर्शन अभ्यास विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि थी, वाद विवाद विधि थी, शास्त्रार्थ विधि थी, तर्क विधि थी, कहानी विधि थी। लेकिन एक और विधि थी, इसका नाम था श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण माने सुनना, मनन माने चिंतन करना, और निधिध्यासन मतलब ज्ञान का नित्य प्रयोग करना। ये इम्पोर्टेंट है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन का संबंध किससे है, तो ये वैदिक शिक्षा से संबंधित है। और अनुशासन के रूप में ब्रह्मचर्य और सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, इसी रूप में व्यक्ति को अनुशासन को स्वीकार किया गया था। अनुशासन होने पर आपसे उपवास कराए जाते थे, और जो शिक्षक था वह पिता की भांति बच्चों की सेवा करता था, और बच्चे पुत्र की भांति अपने गुरु की सेवा करते थे। गुरु से संबंध बड़े ही मधुर होते थे, और जहाँ पर भाषा और साहित्य की उस शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे हम टोल कहते थे। और जिस गुरुकुल में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का विशेष ज्ञान कराया जाता था उसे हम घटिका कहते थे। और जिस गुरुकुल में किसी वेद के एक अंग का ज्ञान प्रदान किया जाता था उसे चरण कहते थे।
और जिस गुरुकुल में दर्शन, पुराण, व्याकरण, राज नियमों की शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे हम चतुष्पति कहते थे। चारों शास्त्रों के अंतर्गत दर्शन, पुराण, व्याकरण तथा राज नियम आते थे और शिष्यों का प्रवेश उपनयन संस्कार के माध्यम से होता था और उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का होता था। महिला और शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया था। और मनु स्मृति में ब्राह्मण के लिए मिनिमम 8 वर्ष और क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष और किन्हीं किन्हीं बुक्स में क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष भी मिलती थी, 11 वर्ष भी बताया गया है और वैश्य के लिए 12 वर्ष। और मनु ने इसकी अधिकतम आयु भी उपनयन की निर्धारित कर रखी थी कि 8 × 2 बराबर 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20 या 11 दूनी 22 और 12 दूनी 24। यानी मनु ने किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में 8, 11, 12, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए 8, 11, 12 और किन्हीं किताब में 8, 10 और 12 ये आयु बताई है। और इसकी जस्ट दुगनी आयु जब हम कर देते हैं तो मनु ने मैक्सिमम आयु भी बता दिया, 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22 और 12 दूनी 24 या 11 दूनी 22 क्षत्रिय के लिए। ये थोड़ा एक कई पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और वैदिक शिक्षा में इसमें जो मौखिक परीक्षा होती थी और इसमें जो उपाधियां कोई दी नहीं जाती थी बल्कि कुछ प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते थे, जैसे स्नातक, 1 वेद के अध्ययन के लिए स्नातक, 2 वेद के अध्ययन के लिए वसु और 3 वेद के अध्ययन के लिए रुद्र और 4 वेद के अध्ययन के लिए आदित्य बताए। और 1 वेद जो होता था वो 12 वर्ष की आयु में कंप्लीट होता था। शिक्षा का जो समापन होता था वो समापवर्तन संस्कार के साथ 25 वर्ष की आयु में समाप्त होता था। और वैदिक शिक्षा के केंद्रों में तक्षशिला, केकई, मिथिला, प्रयाग, काशी और कांची थे। तक्षशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो संसार का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है और तक्षशिला विश्वविद्यालय की एक विशेषता है कि यह पहले वैदिक शिक्षा का केंद्र था, बाद में यह बौद्धिक शिक्षा का केंद्र बना। यदि हम गुण अगर वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण देखें तो यह शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा का व्यापक अर्थ था, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे, शिक्षा की व्यापक पाठचर्या थी और इसमें पर्याप्त विशिष्टीकरण भी था, उत्तम शिक्षण विधियां भी थीं, गुरु शिष्य में अनुशासित जीवन था और गुरु शिष्यों के मध्य मधुर संबंध भी थे और गुरुकुलों का जो पर्यावरण था वो संस्कार प्रधान जीवन पद्धति पर आधारित था। वैदिक शिक्षा की कुछ कमियों को अगर देखा जाए तो जो शिक्षा थी वो राज्य के उत्तरदायित्व में नहीं थी, आय के अनिश्चित स्रोत थे और भिक्षाटन था और शिक्षा की जो अमनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता था, अव्यवस्थित पाठचर्या थी, रटने पर अधिक बल दिया जाता था, अनुशासन बहुत कठोर था और जन शिक्षा का अभाव था क्योंकि शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी और धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। अगर हम देखें तो वैदिक शिक्षा व्यवस्था ने क्या आखिरकार ऐसा काम किया जो आज आधुनिक शिक्षा में हम ग्रहण कर सकते हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था में और राज्य और समाज की भागीदारी का शुभारंभ हुआ, शिक्षा के विभिन्न स्तरों को विभाजित करने का शुभारंभ किया गया। उस प्राथमिक शिक्षा और उस शिक्षा में डिवीजन था। शिक्षा का संकुचित तथा व्यापक अर्थ की आज बात आती है। शिक्षा के सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक उद्देश्यों का निर्माण संभव हुआ। विस्तृत पाठचर्या तथा विशिष्टीकरण का शुभारंभ हुआ। शिक्षण की उत्तम विधियों के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। अनुशासन के सही संप्रदाय का विकास किया गया। शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के मधुर संबंधों की सुदृढ़ नींव पड़ी और विभिन्न प्रकार के शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थानों के निर्माण की बात भी स्वीकार करी जा सकती है। जन शिक्षा के महत्व की स्वीकृति मतलब आज हम ग्रहण कर सकते हैं। स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा की बात भी हम वैदिक शिक्षा से ग्रहण कर सकते हैं
और व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ भी हुआ। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया, कटु अनुभवों से सीख दी गई और साथ ही कक्षा न्याय की पद्धति का जो प्रारंभ हुआ था वो वैदिक शिक्षा से प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो कक्षा न्याय की पद्धति मॉनिटरी सिस्टम का संबंध होता है कि जो कक्षा का तेज या होशियार विद्यार्थी होता है वह कक्षा के उत्तरदायित्वों को ग्रहण करता है, वो क्रियाकलापों में भाग लेता है। यही कक्षा न्याय का जो प्रारंभ हुआ था वो वैदिक शिक्षा से आरंभ हुआ था और यह और मध्यकाल में ये चरम पर पहुंच गया था। वैदिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु में आरंभ होती थी। यह मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा वो परिवारों में ही संपन्न होती थी। वैदिक शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत थी और कक्षा न्याय की पद्धति की स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। वैदिक शिक्षा का जो शिक्षण सत्र था वो श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से आरंभ होता था और पूर्णिमा को छंद मास यानी पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह के रूप में समाप्त होता था। यानी कि जो शिक्षण सत्र था वो श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पुष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त हो जाता था। उपनयन संस्कार को लेकर सभी पुस्तकों में एक जैसा उत्तर नहीं मिला है। किसी ने 8, 11, 12 माना है। क्षत्रिय का किसी ने 11 माना, किसी ने 10 माना, किसी ने 8, 10, 12 माना है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान दे देंगे। क्षत्रिय का मैक्सिमम किताबों में 11 माना गया है। इस तरह लगभग वैदिक शिक्षा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने लगभग आपको बता दीजिए। और डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, डीडी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी तक पहुंचाइए ताकि उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।